नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आपका स्वागत है बियॉन्ड द बाउंड्रीज चैनल में। दोस्तों, कई दशकों से चल रहा है इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद। इस विवाद को कई बार मुस्लिमों और यहूदियों के बीच एक धार्मिक विवाद भी कहा जाता है। मौजूदा वक्त में हमास और इसराइल के बीच चल रही जंग के मद्देनजर शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम देश होगा जिसने इसराइल की आलोचना ना की हो या फिलिस्तीन को अपना समर्थन ना दिया हो। इन मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इसराइल के अलावा एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसने हजारों फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया, और वो देश कोई और नहीं, पाकिस्तान है। कहानी की शुरुआत होती है 1970 से, जब जॉर्डन की किंग के आदेश पर जिया उल हक फिलिस्तीनियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में शामिल हुए। इतिहास में फिलिस्तीनियों के कत्लेआम का ही दिन ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है। 1970 को जॉर्डन के किंग हुसैन ने अपनी फौज को एक आदेश दिया, और वो आदेश था फिलिस्तीनियों के कत्लेआम का। जॉर्डन की फौज ने जिया उल हक की कमान में जॉर्डन की राजधानी अम्मान के आसपास बने फिलिस्तीनियों के रेफ्यूजी कैंप में घुसकर हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, जो किंग हुसैन की सत्ता के लिए खतरा बनते जा रहे थे। उसी घटना के ठीक अगले दिन 18 सितंबर 1970 को जॉर्डन के पड़ोसी देश सीरिया के टैंक जॉर्डन की सीमा में दाखिल हुए, जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में आए थे। उस वक्त के जॉर्डन के किंग ने पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर जिया उल हक को हालत का जायजा लेने के लिए भेजा, और कहा जाता है कि ब्रिगेडियर जिया उल हक ने अपनी जिम्मेदारी से हटकर फिलिस्तीनी लड़ाकों पर हमला करके उनकी कमर तोड़ने का काम किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के अधिकारी रहे ब्रूस ने इस पूरे वाक्य पर एक आर्टिकल लिखा, और इस ऑपरेशन के बारे में वो लिखते हुए बताते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक सितंबर में 3000 से 4000 फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए। सीरिया के 600 सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। इस ऑपरेशन में कितने आम नागरिक मारे गए ये कहना बहुत मुश्किल था, लेकिन संख्या काफी ज्यादा थी। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यासीर अराफात ने बताया था कि इस ऑपरेशन में मारे गए आम फिलिस्तीनी की संख्या 25,000 से भी ज्यादा थी। तो आखिरकार एक मुस्लिम देश जॉर्डन को फिलिस्तीनियों पर हमले का आदेश क्यों देना पड़ा, और उसमें पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जी उल हक कैसे शामिल हुए, जानने के लिए हमें इसराइल फिलिस्तीन के विवाद को 1947 से समझना होगा, और उन हालात को समझना होगा जब यह फैसला लिया गया। 29 नवंबर 1947 को यूएन की जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन 181 पास हुआ। इसके तहत फिलिस्तीन का बंटवारा करके उसे अरब और यहूदियों के बीच बांट दिया गया। यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन की जमीन पर इसराइल का नया देश बनाने के फेवर में 33 वोट और अगेंस्ट में 13 वोट पड़े। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस समय जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में भारत ने इसराइल के फॉर्मेशन के अगेंस्ट में वोट किया। 1948 में इसराइल ने यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक अपनी आज़ादी का ऐलान किया। जो यहूदी 2000 साल पहले जुदै की जमीन से खदेड़े गए थे, वो वापस जुदै की जमीन पर काबिज होकर अपने खुद के मुल्क में सांस लेने लगे। आपको बता दें कि फिलिस्तीन को 2000 साल पहले जुदै कहा जाता था। सदियों से फिलिस्तीनी जिस जमीन को अपना मुल्क समझ के रह रहे थे, अब वो जमीन इसराइल कहलाने लगी। 6 दिन के भीषण युद्ध के बाद फिलिस्तीनियों को मजबूरन पलायन करना पड़ा। वेस्ट बैंक से जो फिलिस्तीनी जॉर्डन गए, उनकी संख्या लगभग 3 लाख थी। इनमें से कुछ फिलिस्तीनियों ने हथियारबंद गुरिल्ला फोर्स बना लिया, और अब ये हथियारबंद फिलिस्तीनी जॉर्डन की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगे। और अब ये लोग फिलिस्तीन रेफ्यूजी कैंप और हाईवे ट्रैफिक का मैनेजमेंट खुद संभालने लगे, और इन्हीं के दौरान इनकी जॉर्डन की आर्मी से भी झड़प होने लगी। उस फिलिस्तीनी ग्रुप का नाम था फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके गुरिल्ला अक्सर सीमा पार करके इसराइल पर हमला किया करते, जिसके जवाब में इसराइल जॉर्डन की धरती पर जवाबी कार्रवाई करता। सितंबर 1970 को जॉर्डन के किंग हुसैन के काफिले पर 2 बार हमला हुआ। वहीं दूसरी हमले की जिम्मेदारी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ली। इसके जवाब में जॉर्डन की फौज ने अम्मान के करीब फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनियों की जान चली गई। लेकिन जॉर्डन के किंग अभी यहाँ नहीं थमे। उन्होंने जॉर्डन की धरती से फिलिस्तीनियों का खात्मे का मन बना लिया था। जॉर्डन ने अपनी आर्मी को मॉडर्न और मजबूत बनाने का फैसला किया। अपनी फौज को नए हथियार और उनको नई रणनीति की ट्रेनिंग को मुकम्मल करने के लिए उसने पाकिस्तान के साथ करार किया, और पाकिस्तान के इसी करार के तहत आर्मी के ब्रिगेडियर जिया उल हक जॉर्डन पहुंचे। वही जिया उल हक आगे चलकर पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने, और 1978 में उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करके ईयर 98 तक पाकिस्तान पर तानाशाही की। 1970 में जिया उल हक जॉर्डन की कैपिटल में मौजूद थे। कायदे से उनकी ड्यूटी जॉर्डन की फौज को ट्रेनिंग देने की थी, लेकिन जब उन्हें हालत का जायजा लेने के लिए भेजा गया, तो उन्होंने खुद ही ऑपरेशन का मोर्चा संभाल लिया, और जॉर्डन का काउंटर अटैक जिया उल हक की लीडरशिप में ही शुरू हुआ। उस वक्त जॉर्डन में इराक की फौज भी मौजूद थी।
जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में आई थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। सीरिया की फौज भी वापस लौट गई और जॉर्डन की फौज के आगे फिलिस्तीनी अकेले पड़ गए। इस ऑपरेशन में जॉर्डन की फौज ने न सिर्फ हथियारबंद फिलिस्तीनियों का सफाई किया, बल्कि रेफ्यूजी कैंपों में रह रहे आम शरणार्थियों को भी अपना निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में जियाउल हक की भूमिका के लिए उन्हें फिलिस्तीनियों का कसाई या हत्यारा भी कहा जाता है। जियाउल हक का ऑपरेशन एक तरह से कामयाब रहा। जॉर्डन से फिलिस्तीन का प्रभाव कम हुआ और उन्हें अपना बेस जॉर्डन से लेबनान शिफ्ट करना पड़ा। इसराइल से दो दो बार जंग हारने के बाद जॉर्डन के किंग ने 1994 में अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से इसराइल के साथ शांति समझौता साइन किया और साथ ही इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। इसी शांति समझौते को वादी अरबा ट्रीटी भी कहा जाता है। इसके बाद से जॉर्डन पूरी तरह अमेरिका के खेमे में चला गया और इसराइल के साथ उसके रिश्ते शांतिपूर्ण बने रहे। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पे क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।